नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे निकाय की बारी, चुनाव की तैयारी। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बरेली की आंवला लोकसभा सीट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आपकी संपत्ति को भी छीनकर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए अब बचत करते हैं। अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी आपने 4 कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से 2 कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी। आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा। 5 बीघा ये दबोच लेगी कांगी और एसपी की सरकार। और ये किसको बांटेंगे? ये सब लूट करके अपनी वोट बैंक को बांटेंगे। बताइए, यहां भी जितनी माताएं बहनें हैं, आप भी अपने बेटी बेटे के लिए, पोते पोती के लिए, नाती नातिन के लिए कुछ न कुछ जुटा रही होगी, इकट्ठा करती होगी। पोता बड़ा होगा तो उसको दूंगी, पोती बड़ी होगी तो उसको दूंगी। हमारे यहां हर परिवार में हर पीढ़ी के लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को कुछ न कुछ देने के लिए बचाते रहते हैं। लेकिन अब आपकी इस बचत पर कांग्रेस की बुरी नजर पड़ गई है। कांग्रेस और सपा वालों ने तय किया है कि विदेश में ऐसा होता है तो यहां भी करेंगे। विदेश में तो महिलाएं मंगलसूत्र क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है। भाई, ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या कोई मां बहन इस देश में मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? आप विदेशों का हवाला देते हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपने परिवार है। दरअसल इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। 2 शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी। मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। और साथियों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी
पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत कभी अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश के साथ देश के अंदर खुशहाली आएगी और मोदी जी इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मुझे देखकर क्या आश्चर्य होता है। अब मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। अब तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है जी? पूछ रही है क्या? पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कुल 63 से 64 या 65 सीटों पर चुनाव लड़ी होगी। इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी। और सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 273 सीट का। बताओ, 273 सीट का बहुमत चाहिए और चुनाव लड़िए केवल 63 से 65 सीट पर, और कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। क्या सरकार बनाएंगे क्या ऐसे में? हैं? क्या सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस क्या सरकार बनाएगी? कांग्रेस स्वयं इतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी क्या? कांग्रेस के नाम पे कोई आपके यहां वोट देता है क्या? बहनों और भाइयों, इन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था माफियाओं के हाथों। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपह सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, और आज क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए, हत्ता। और चूरण खाने के आदी हो गए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे वीर भूमि है, चूरण मत खाइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में सहभागी बन करके। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और विपक्ष परचम का निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे देवभूमि की चुनावी दंगल की ओर। बात कर रहे हैं हम निकाय चुनाव की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में धामी सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की स्थिति के संबंध में एकल समर्पित वर्मा आयोग से 27 जनवरी से पहले रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके आधार पर निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया जाना है। आयोग ने कुल 102 नगर निकायों में से 95 नगर निकायों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपेगा। माना जा रहा है कि इसके बाद अगले माह निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 3 निकायों जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, जबकि कीर्तिनगर, नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग व हरबटपुर के परिसीमन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। बताया जा रहा है कि शेष रह गए 4 निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही इनमें भी ओबीसी की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रशासकों के हवाले से कर दिया गया था। इसी बीच समय पर नगर निकाय चुनाव न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
कोर्ट ने 6 माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए और इसे देखते हुए सरकार अब निकाय चुनाव के लिए सक्रिय हो गई। हालांकि कांग्रेस की आशंका है कि समय पर निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे क्योंकि सरकार ने आरक्षण समेत तमाम जरूरी कार्यों को अभी तक पूरा नहीं किया। सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव समय पर होंगे? आखिर क्यों कांग्रेस को निकाय चुनाव समय पर ना होने की आशंका है? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में हुए मतदान के बाद अब धामी सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। धामी सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की स्थिति के संबंध में एकल समर्पित वर्मा आयोग से 27 जनवरी से पहले रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले 2 साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसी बीच समय पर नगर निकाय चुनाव न होने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहीं कोर्ट ने 6 माह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की है। इस संबंध में जरूरी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जो संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप 5 साल के जो कार्यकाल होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं का, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, तो इनका जो है कार्यकाल अगर 5 साल का है तो उससे ज्यादा आप उसको बढ़ा नहीं सकते। उसके भीतर आपको 6 महीने पहले ही तैयारियां करनी होती है ताकि सही समय पर आप बोर्ड का गठन कर सके। तो उत्तराखंड में 2 दिसंबर को वह कार्यकाल पूरा हो रहा था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने 30 नवंबर को ही प्रशासक यहाँ पर बैठा दिए, जो 2 दिसंबर से जिसका कार्यकाल अब जो है, जो 6 महीने की अवधि है, वो 2 जून को पूरी हो रही है। इस लिहाज से एक पिटीशन यहाँ पर उस जनहित याचिका में चैलेंज किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार प्रशासक बैठा करके इस कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। की मंशा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो प्रक्रियाएं हम लोग शुरू कर रखे हैं और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से हमारी उस प्रक्रिया के लिए जरूरी चीज़ें हैं उसको हम कर रहे हैं। प्रयास तो ये है कि हम समय पर चुनाव कराएं। आज से आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की वास्तविक स्थिति के मद्देनजर नैनीताल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज BS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। जानकारी के मुताबिक आयोग ने कुल 102 नगर निकायों में से 95 नगर निकायों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगा। वहीं सत्ताधारी दलों ने भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ भाजपा जहां निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को आशंका है कि समय पर निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार ने आरक्षण समेत तमाम जरूरी कार्यों को पूरा ही नहीं किया है। सरकार समय पे चुनाव कराएगी, हमें इसमें शंका है। अभी देखिए, चुनाव कराने से पहले कई तैयारियां करनी पड़ती है। चक्रानुक्रम का रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन संविधान ने प्रदत्त संविधान में व्यवस्था है कि अगर जो रिजर्वेशन इस साल है वो अगले साल नहीं होगा, जो सीट इस साल है वो सीट अगली बार नहीं रहेगी। आपने महिलाओं का रिजर्वेशन फाइनल नहीं किया, आपने ओबीसी का रिजर्वेशन क्या होगा वो फाइनल नहीं है, SC ST का रिजर्वेशन आप कैसे करोगे वो फाइनल नहीं है, आप वार्डों का आपने पुनर्गठन नहीं किया, नई पंचायतें बनी है उनके रिजर्वेशन में कुछ नहीं किया। तो हमें भी शंका है सरकार समय पर चुनाव करा पाएगी, ये हमें विश्वास नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट कह रहा है, लेकिन ये सरकार तो कोर्ट के निर्देश पर ही तो चलती है, कोर्ट को ही गुमराह करने का काम करती है। देख लीजिएगा, 6 महीने में कहा था, फिर कहाँ कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी कर पाएगी। सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही कोर्ट का जो आदेश हैं, उसके आदेश के अनुसार जो भी नगर निकाय कार्यक्रम की जो घोषणा की जाएगी, उसके लिए सरकार और संगठन पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए जो पूर्व में ही
तैयारी कर चुकी थी और जल्दी ही अपने नगर निकायों में अपने प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उनको भेजा जाएगा और नगर निकाय चुनाव के पैनल तैयार किए जाएंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। धामी सरकार ने हाई कोर्ट में जहां समय पर निकाय चुनाव कराने का शपथ पत्र दिया है, साथ ही नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाने की बात कही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को सरकार की मंशा पर क्यों संशय है? आखिर क्यों सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव नहीं कराए? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब लोकसभा के बाद निकाय चुनाव की तैयारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विशाल गुप्ता प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपसे करते हैं। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है निकाय चुनाव कराने की? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते क्योंकि ये लोग डर गए हैं। ये अब केंद्र के चुनाव से डर गए हैं, तो ये तो नगर निगम का चुनाव है। केंद्र में जो इतनी मजबूती बताते थे, आज इनके इतने बुरे हाल हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जी मुद्दों की बात नहीं करते, वो मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र नहीं रखते, वो कांग्रेस के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था किस तरह प्रधानमंत्री जी किन किन बातों को बोल रहे हैं। आप बताएं, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी हमारा घोषणा पत्र, तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समय मांगा है कि आप तो 2 मिनट समय दें, आपको पढ़ के समझा देंगे घोषणा पत्र क्या है। आप जगह जगह जाकर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। इस समय तो समय था कि आप जनता को जाकर बताते कि 10 साल में आपकी उपलब्धियां क्या है। एक उपलब्धि आपके नाम पर नहीं है, देश को डुबाने का काम आप कर रहे हैं और जगह जगह जाकर बातें कर रहे हैं। बताएं, आप इस स्तर तक आ गए हैं प्रधानमंत्री जी कि आप महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आपने खुद तो कभी मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया और अन्य महिलाओं का, देश की महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं कि अपना मंगलसूत्र बचाएं। किस तरह की बात करते हैं? हमारे देश के 2 शब्द कह दीजिए ना। हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं। निकाय चुनाव पे 2 शब्द आपके चाहते हो। नगर निगम चुनाव तो मैडम बताएंगे। देखें, जो मानसिक दिवालिया जो लोग हो चुके हैं वो किसी स्तर तक गिर सकते हैं। आप बताएं, लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने मार्च तक लोकपाल की नियुक्ति चाहिए, क्या हो गई? इनको चुनाव समय पर कराने के लिए कहा था, अब इन्होंने नहीं कराया। अब कहते हैं जून में हम करा देंगे, 1 महीना बीच में रह गया है। हम तो चाहते हैं चुनाव टाइम पर हो, हम पहले भी चुनाव के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने संगठन की बड़ी दाग देती है कि हमारा संगठन है, तो आप करा लो चुनाव। क्यों नहीं करा पाए आप? क्योंकि आपको पता है आपका संगठन भी अब आपके साथ नहीं है। जिस तरह की अमर्यादित भाषा ये लोग बोल रहे हैं, इनके संगठन ने, इनके लोगों ने इनका साथ छोड़ने का काम कर दिया है। क्योंकि इन्होंने हर स्तर तक, जितने स्तर तक कोई गिर सकता है उससे भी ज्यादा ये लोग गिर चुके हैं। और आज नगर निगम के चुनाव निश्चित होने हैं उत्तराखंड के अंदर। 1 महीने का टाइम बोल रहे हैं और हम तो चाहते हैं 1 महीने के अंदर चुनाव हो और जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे। जिस तरह नगर निगम के अंदर इन्होंने घोटालों की लाइन लगा दी, हर जगह घोटाला इन लोगों ने। कोरोना काल में जब देश हाहाकार कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, उस समय भी इन्होंने सैनिटाइजर घोटाला कर डाला। इन्होंने सैनिटाइजर के नाम पर सड़कों में पानी डालने का काम किया। मेयर साहब की संपत्ति अचानक से मेयर बनने के बाद करोड़ों रुपए हो जाती है और उसकी कोई जांच नहीं होती। जांच किसकी होती है? विपक्ष के नेताओं की। और जब वो नेता इनकी पार्टी में आते हैं, तो आज मैं पढ़ रहा था अजीत पवार जी जो 70,000 करोड़ के आरोपी थे, जिनको प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, आज वो आरोप मुक्त हो गए हैं, आज अखबार में आ रखा। तो किस तरह से चला रहे हैं देश को? आज तरह देश चलाएंगे? देश की जनता की ये चिंता है आप लोगों को? तो निश्चित हम चाहते हैं चुनाव टाइम पर हो, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि भाजपा की मंशा नहीं है। भाजपा डरी हुई है, डर चुकी है, अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। इससे भाजपा को बाज आना चाहिए, क्योंकि आप जितना हमें गाली देंगे उतना आप लोग गिरेंगे, हम। ठीक है, वापस आते हैं आशीष जी आपके पास। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आशीष जी को, कांग्रेस को नहीं लगता है कि बीजेपी की नीयत है कि वो यहाँ पर निकाय चुनाव कराएगी? सरकार की कुछ मंशा है कि वो चुनाव कराएंगे। आप निकाय चुनाव से भाग रहे हैं, निकाय चुनाव से डर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप निकाय चुनाव टालते रहे हैं और आगे भी टालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव से भागती नहीं है, ये कांग्रेस की नीति रही है।
लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये पद्धति कांग्रेस पार्टी की है। अभी हमारे मित्र आशीष जी कह रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे मोदी जी के ऊपर, मैनिफेस्टो की अपना जिक्र कर रहे थे। आपके राहुल बाबा तो कह रहे थे कि गरीबी जड़ से खत्म कर देंगे, अपना स्टेटमेंट से बदल गए वो एकदम। ये कांग्रेस की पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और निकाय चुनाव समय के अनुसार होंगे। शपथ पत्र दे चुकी है सरकार, और अपने हमारा पूरा संगठन सरकार मिलकर पूरे उसमें हमने वर्क कर चुके हैं, और निकाय चुनाव समय पे कराएगी पार्टी हमारी। और समय पे नहीं करा रहे हैं आप, समय पे नहीं करा रहे। 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो ये समय पर तो निकाय चुनाव नहीं हो रहा है। उस समय लोकसभा चुनाव था, 2 दिसंबर पे जो प्रशासक बैठे, 3 दिसंबर को 6 महीने के कार्यकाल के अंदर अंदर नगर निगम चुनाव सरकार कराने के लिए वचनबद्ध है। ठीक है, वापस आएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं निकाय चुनावों को लेकर? देखिए यशी जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे सशक्त और ईमानदार पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2 दिसंबर से पहले चुनाव करा देने चाहिए थे निकायों के। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। नवंबर में चुनाव कराकर गठित कर देना चाहिए था निकाय। मगर दुर्भाग्य देखिए, ये डरी हुई, घबराई हुई सरकार ये जानती थी कि निकाय चुनाव बुरी कदर हारेंगे। इस डर के कारण इन्होंने ओबीसी के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंकी। वर्मा आयोग को इन्होंने कहा कि 27 जनवरी से पहले अपनी रिपोर्ट दीजिए, मगर वर्मा आयोग भी कह रहे हैं कि 100 में से 95 हमने कर लिए, अभी कुछ बाकी हैं, और मई से पहले हम सब कुछ कर देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि जनहित याचिका ना पड़ती और हाईकोर्ट 6 माह में चुनाव की बात ना कहता, तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव नहीं कराती। हमारा ये कहना है कि जब छोटे से राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में चुनाव होने नहीं है, कीर्तिनगर, हरबटपुर, नरेंद्र नगर में अभी तक आपका परिसीमन निकाय का हुआ नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे जून में जो है चुनाव करा दोगे? अगर इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो ये अच्छी तरह जानती है कि यदि चुनाव में जाएंगे तो बुरी कदर हार होगी। अब क्योंकि हाई कोर्ट का डंडा है, जून में चुनाव कराना इनकी नितांत आवश्यकता बन गई है, इसलिए ये आयोग का बहाना बनाकर इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के बाद भी चुनाव कराने में हिला हवाली कर रही है, तो ये सरकार बेईमान न कहें तो क्या सरकार को कहा जाए। दुख की बात है कि लोकतंत्र में डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनावों से घबराकर चुनाव को टाल रही है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में ओबीसी वर्मा आयोग की रिपोर्ट का बहाना लेकर चुनाव टाला है, मुझे लगता है कि यदि हाईकोर्ट का डंडा ना होता तो ये चुनाव अभी 1 साल और ना कराते। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि जैसे निकाय चुनाव आएंगे तो इनको जो है गामा जी की संपत्ति के पर जवाब देना पड़ेगा, इनके पार्षदों पे करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आई इसका जवाब देना पड़ेगा, निकायों की जमीनों को किस तरीके से बंदर बाट कर इन्होंने बड़े बड़े होटल बना दिए, उस पर जिनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये घबराहट के अंदर निकाय चुनाव को टाल रहे थे। वो तो सौभाग्य है कि जनहित याचिका में हाईकोर्ट का डंडा चल गया है और जून के अंतिम समय तक इनकी मजबूरी है चुनाव कराना। दुख की बात यह है कि यदि इन्होंने जून तक भी चुनाव नहीं कराए तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी किसी हद पर जाने को तैयार है। ना ये हाईकोर्ट को समझ रहे हैं, ना ये जनता को समझ रहे हैं, और ना ये कानून को कुछ समझ रहे हैं। दुख की बात है, देखते हैं कि वर्मा आयोग कब अपनी रिपोर्ट इनको सौंपता है और कब ये कहता है कि हरबटपुर और नरेंद्र नगर में भी हमने सीमांकन कर लिया है और जो ड्यूटी सरकार ने हमको दी थी उसके तहत हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और ओबीसी का आरक्षण के लिए भी सरकार तैयार है। अगर ये सब कुछ सही है तो जून के अंत में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपने आखिर 6 महीने जनता की सरकार को आखिर क्यों नहीं बनने दिया। ठीक है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए कई आरोप है कि सरकार की मंशा नहीं है, हार के डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है और अब कहीं ना कहीं चुनाव करवाना सरकार के लिए मजबूरी हो गया है जल्द से जल्द। जी अस्सी, अगर हम देखें तो पिछली 2 दिसंबर के बाद जब प्रशासक बैठे तो जो उन नगर निगमों के चेयरमैन थे, वार्ड मेंबर थे,
वो तमाम लोग सक्रिय हैं। और इस बीच में लोकसभा चुनाव के जरिए उन्हें अपनी सक्रियता और दिखाने का मौका मिला, क्योंकि अलग अलग दलों के लोग पार्षद हैं और उनको अपनी अपनी पार्टी के लिए मैदान में उतरकर काम करने का मौका मिला। और ये हर चुनाव में होता है, एक क्या कहते हैं रिहर्सल हो जाती है अगले चुनाव की। अब देखिए, चुनाव तो होना है, सरकार को कराना पड़ेगा। सरकार इससे बच नहीं सकती, क्योंकि जब सरकार के जो भी वकील है हाई कोर्ट में, वो वहां ये शपथ पत्र दे दे कि हम तय समय पे चुनाव कराएंगे तो चुनाव होंगे, ये मान के चला जाए। अब वो डर रहे हैं या भयभीत हो रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन चुनाव कराना पड़ेगा और चुनाव मैदान में मजबूती से जाना भी पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इधर उधर से रिपोर्ट्स मिल रही है लोकसभा की, मुझे लगता है उसमें कांग्रेस को थोड़ा उत्साह मिला है और कांग्रेस इसीलिए अपनी पैरवी मजबूती से कर रही है। और देखिए, इस प्रदेश में आपने जैसी रिपोर्ट में बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में तो चुनाव होते नहीं, और कुछ जगह परिसीमन अभी होना है। जो 4 नगर पालिकाएं नई बनाई है उच्चीकृत करके, उनमें परिसीमन होना है। तो लगभग 95 जगह चुनाव होने हैं और उन 95 जगहों की तैयारी ओबीसी आरक्षण की पूरी कर ली गई है, जैसा सरकार ने बताया हाईकोर्ट में। और उसके हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वार्डों का परिसीमन नहीं होना है, क्योंकि नए वार्ड बनाए गए थे, अभी केवल जो नगर निकाय उच्चीकृत करके वो बनाए गए उनमें ही परिसीमन होना है, और वहीं ओबीसी आरक्षण का पेच भी फंसा हुआ है। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि सरकार चुनाव कराएगी। जी, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं निकाय की बारी, चुनाव की तैयारी, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल जी, अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव थे, तमाम चीजें थी, उस वक्त तो आपके प्रवक्ता ये स्वीकार भी नहीं कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम टाल रहे हैं निकाय चुनावों को। आज अब बहुत खुले मन से इस बात को कह रहे हैं कि लोकसभा की तारीखें मार्च में आई, दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था। जैसा कि शांति प्रसाद जी कह रहे थे, चाहे मंशा होती तो नवंबर में चुनाव कराए जा सकते थे। हार के डर से सिर्फ और सिर्फ आप निकाय चुनाव नहीं करा रहे। हर चीज की संवैधानिक प्रक्रिया होती है। शांति प्रसाद जी क्या कह रहे, आशीष जी क्या कह रहे, इनको तो केवल आरोप लगाना है, क्योंकि सत्ता में हमें आरोप का स्वीकार करते हुए अपने काम को अमलीजामा देना है। सरकार वचनबद्ध है चुनाव कराने के लिए। सरकार क्यों भागेगी? जब हमारा संगठन बूथ स्तर तक संगठन हमारा मजबूत है, सरकार क्यों नहीं चुनाव कराएगी? क्या दिक्कत है सरकार को चुनाव कराने के लिए? हमारा संगठन, आज शांति प्रसाद जी से पूछूं मैं, इनका संगठन कहाँ है? ये चुनाव की बड़बड़ कर रहे हैं। आशीष जी से पूछूंगी तुम्हारा बूथ स्तर पे संगठन कहाँ है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन को लेकर चलती है और सरकार बिल्कुल तैयार है चुनाव कराने के लिए। हर चीज की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार उसमें कदम बढ़ाती है और उसी के तहत शपथ पत्र हमने हाईकोर्ट में दिया था। उसका जो 6 महीने का कार्यकाल है उसके अंदर हमें चुनाव कराने हैं और हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से भागती नहीं है, हर समय चुनाव के मोड़ पे रहती है, विकास के एजेंडे पे रहती है, मुद्दों पे बात करती है। अभी आशीष जी यही तो आज कांग्रेस पार्टी के इतने पार्षद भारतीय जनता पार्टी में अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा ही नहीं कर रहे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा चल रही है आपकी। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपके सामने है, तुष्टीकरण की राजनीति है सीधी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है इन चीजों के ऊपर। आज मैनिफेस्टो क्या बताएगा? ये कांग्रेस की पद्धति है, लड़ाओ और मजे लो, बंटवारा करो, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाली है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी अपनी कथनी और करनी में अंतर करती है। आज कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में जाके नहीं देखती और लोकतंत्र की दुहाई देती है। 1975 में लोकतंत्र की दुहाई कहां चले गई थी इसकी? आज कांग्रेस पार्टी जो है, बिल्कुल आज वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की आजादी के बाद 65 वर्षों की राजनीति के बाद उनका नेता कहता है गरीबी जड़ से खत्म कर देंगे और उसके बाद अपने बयान को पलटता है। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज इंडिया अलायंस में मर्ज हो गई है।
कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। आज प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी के भाषण से सभी लोग इंस्पायर हो गए हैं। विपक्षी ने अपना मैटर ढूंढ लिया है और सत्ता पक्ष ने अपना। क्यों आशीष जी? देखिए मैडम, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये भी बता रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। देखिए, सपने वो देखता है जो कभी बना नहीं होता। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनकी दादी प्रधानमंत्री थी, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और जिनकी माताजी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मौका था। बनी नहीं। एक सेकंड, सरकार यही तो कह रही है ना आशीष जी कि ये परिवारवाद को ही खत्म करना है, यही परिवारवाद है। अगर डॉक्टर होता है ना तो डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही बनता है, वो कहीं किसी की और जगह नहीं बन जाता। और एक बात बताएं, आपके पार्टी के अंदर नहीं परिवार होता, आप हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं। इनका बेटा क्या करता है? अमित शाह जी का बेटा कहाँ ठेली लगाता है? कौन सी कंपनी खोल रखी है उसने? क्या करता है? राजनाथ सिंह जी का बेटा क्या कर रहा है? कल्याण सिंह का बेटा क्या कर रहा है? यहाँ पे उत्तराखंड के भुवन चंद खंडू जी मान्य, उनके बेटा क्या कर, उनकी बेटी क्या कर रही है? बेटा क्या कर रहा है? बेटा कहाँ है? हमारा मत अपना पहले देखें। अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या करते हैं? आप इनका पहले फालतू की बातों पे देश को गुमराह करने का काम मत करें, फालतू गुमराह करने का काम मत करें। आप ये बताएं, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है। विशाल जी रुकिए, पहले सुन लीजिए जरा आशीष जी को, मैं आऊंगी आपका वक्तव्य सुनने। मुझे अभी बताया टीवी चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी जो आशीष जी का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दीजिए प्लीज। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, इसका वादा किया था। क्या लाए? नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ। नोटबंदी से काला धन, एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट 10 वर्षों में कहां से आई? ड्रग्स आज तक पता नहीं लगा। ड्रग्स को आशीष जी मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। आशीष जी एक सेकंड रुक जाइए। विशाल गुप्ता जी होल्ड ऑन प्लीज। विशाल जी रुक जाइए जरा, सब्र करिए। आशीष नौटियाल जी, मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। लोकसभा चुनाव हो गए ना, मतदान हो गया, 4 जून को नतीजे आएंगे, बात खत्म। अभी निकाय चुनाव की बात कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए जरा। देश की बात करने में मजा आता है लेकिन उत्तराखंड की बात करने में मजा नहीं आता। वापस लोकसभा चुनाव में हम पहुंचे जा रहे हैं, हमारा मतदान हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अब निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो जनता से जुड़े मुद्दे पर बात कर लीजिए, निकायों पर बात कर लीजिए, उनके कामों पर बात कर लीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात कर लीजिए, बेहतर रहेगा। आशीष जी देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो नगर निगम ने 5 साल में, देहरादून क्या अगर नगर निगम की बात करता हूं तो यहाँ की जनता को लूटने का काम किया है। इनके अभी आया था अखबार में, न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से एक आदमी को कितने सफाई कर्मचारी मिले और उसने अपने भाई भतीजों को सफाई कर्मचारी के नाम पर रख दिया। खुद इनके ही सरकार के टाइम पर डाटा है। आप गोदियाल को, आप शर्मा को, आप वर्मा को आप जो है सफाई कर्मचारी बनाकर दिखा रहे हैं, तो ये तो सबको पता है, जग जाहिर है कि आप सफाई कर्मचारियों का पैसा भी खा गए। साफ सफाई के नाम पर आप देखें, गंदगी को दबाने के लिए हरे रंग के टाट खरीदे जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, और फिर बोला जाता है गंदगी खत्म हो गई। और जो चेकिंग करने आता है वो भी इनके जैसा आदमी जो उसके पीछे नहीं देखता, आखिर इस पर्दे के पीछे क्या गंदगी झांकड़ों कहता है नंबर 1 शहर का अवार्ड इसको दे। गंदगी का अपार भंडार है। आप देखें जो गली, सड़क का गली के किनारे नालियां बनी हुई है, उसकी सफाई नहीं होती, कितनी गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है, उसमें पानी नहीं बह सकता, ये हाल है। सफाई के नाम पर ये लोग फेल है। डेंगू हमने पिछले बार देखा, नगर निगम के कर्मियों के कारण, नगर निगम की लापरवाही के कारण कितना भयंकर और विकराल रूप डेंगू ने धारण कर लिया, वो हम सबके सामने जग जाहिर है कि डेंगू के टाइम पर लोग सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की कमियों की वजह से मच्छर इतने पैदा हुए, क्योंकि जगह जगह गड्ढे नालियां खोदने का इन्होंने काम किया। मैडम आज मैं देख रहा था केदारनाथ के अंदर इन्होंने क्या कर दिया। केदारनाथ में इन्होंने जगह जगह लोगों की दुकानों मकानों के आगे गड्ढे 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 खोद दिए स्मार्ट सिटी के नाम पर, और वो गड्ढे खोदकर वहां का जो तीर्थ पुरोहित है, वहां का जो व्यापारी है, वहां के जो क्षेत्र निवासी हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो आंदोलन के लिए मजबूर है। वो कहते हैं कि 10 तारीख तक। आशीष जी वापस आते हैं, विशाल जी से जवाब लेंगे, उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी।
ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव देखिए लोग बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं निकाय चुनावों से, क्योंकि वो उनके रोजमर्रा से जुड़े प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सोल्यूशन यहाँ पर होते हैं। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हों, हमने पिछले साल डेंगू का आतंक देखा, जो कहीं ना कहीं देखिए जनता भूली नहीं है कि ऐसा नहीं कि लोकसभा के मुद्दों में जनता ये जो उनके बेसिक मुद्दे हैं जिनसे वो रोज जूझ रहे हैं उनको भूल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद विशाल जी आपसे जवाब लूंगी मैं। देखिए यसी जी, सवाल किसी सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में है और ईमानदार पार्टी है, तो आखिर 2 दिसंबर से पहले चुनाव क्यों नहीं कराया? क्यों ना हम आरोप लगाएं कि आपको हार का डर था, आपको लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपने उसको आगे टाला। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी आरक्षण के लिए वर्मा आयोग आपने बनाया था, तो ये वर्मा आयोग 6 महीने पहले क्यों नहीं बना? वो हाईकोर्ट के डंडे के बाद ही सब कुछ क्यों हो रहा है? और अभी अप्रैल निकल गया, मई आने वाला है, अभी भी वर्मा आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 95% हुआ है काम, अभी कुछ करना बाकी है। 4 नए उसका पंचायतों का अभी सीमांकन नहीं हुआ। तो ये आधे अधूरे काम जो हुए हैं, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े नहीं करते? और हर चीज के लिए जनहित याचिका पड़ रही है, तब हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर सरकार को दबाव में जो है काम करने की आदत बढ़ गई है। क्या अगर हाईकोर्ट में यदि जनहित याचिका नहीं पड़ती तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जून में भी चुनाव कराते? ये तो 1 साल वैसे ही टरका देते। शांति प्रसाद जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो 24 सालों का ढर्रा है? जब तक जनहित याचिका नहीं पड़ेगी कोई भी सरकार हो वो काम नहीं करेगी। कार्यपालिका से ज्यादा तो न्यायपालिका को चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यही जरूरी है। नौकरियों में भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ, स्मार्ट सिटी में घोटाला इन्होंने किया हुआ। अब ये मुद्दे ना बन जाएं, मेयर चाउमीन बेचते बेचते अरबपति बन गया, जमीनों के घोटालों में इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं, उद्यान विभाग से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार, शराब माफिया, खनन माफियाओं में इनके मंत्री गिर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार पार्टी है तो इन्होंने तो मिसाल बननी चाहिए थी कि यदि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमियां की हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका निवारण किया। मगर दुख की बात है, जब निकाय चुनाव कराने से डर रही है तो ये कितनी भ्रष्ट और बेईमान सरकार है, ये अब किसी से छुपा थोड़ी ना है। और अगर अभी तक भी वर्मा आयोग ये आरक्षण का समय पर नहीं कर पाएगा तो आप बताइए, ओबीसी आरक्षण का बहाना बना के तो हाईकोर्ट में फिर हलफनामा दे देंगे कि 6 महीने का समय और दे दो। ये तो बेशरम और निर्लज्ज सरकार साबित हो चुकी है। यदि ऐसा ना होता तो लोकसभा से पहले ये पंचायत गठित करते और आज लोकसभा में ये ठोक कर करते कि हमने लोकतंत्र की हत्या नहीं की है, इसका हमको जो है फायदा मिला। ये डर के कारण अब लोकसभा चुनाव में इनकी हालत खराब हो रखी है पूरे देश के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से परिणाम लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 4 जून के बाद मुंह छुपाते दिखे। तो जो लोकतंत्र में मुद्दों के विहीन राजनीति करते हो, केवल और केवल पूंजी और पूंजीवाद के तहत इर्द गिर्द विकास की बात करते हो, तो ऐसी पार्टी का हाशिए में आना तय है। 10 साल कम नहीं होते। धर्म के नाम पर आपने ले लिया, राम के नाम पर आपने वोट ले तो लिया, मगर जब डिलीवर करने का नंबर आया तो आप पंचायत के चुनाव कराने की आपकी हैसियत नहीं है और हाईकोर्ट के डर के कारण इधर उधर की बात कर रहे हो। तो जो ये कहते हैं ना कि हमने कांग्रेस जो लटकाती है और भटकाती है, अगर सही मायने में देखा जाए तो भटकाना, लटकाना और अटकाना यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और इसी नीति के कारण आज उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया है। पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं। अभी डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है, बरसात होगा तो मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये सारी बीमारियां उत्तराखंड में मुंह बाए खड़ी होंगी और ये फिर लाचार होकर खड़े होंगे। पिछले साल की तरह फिर डिबेट होगी कि हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं मगर क्या करें, हमसे नियंत्रण कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी एक जो है कमेटी बैठा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब हमने सख्ती से आदेश कर दिया, अब कोई बीमारी नहीं होगी। तो हर साल समय पे बीमारी इनके शासनकाल में होती है, चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया। वापस आते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास। बेईमान और भ्रष्ट सरकार साबित हो चुकी है और ये निकाय चुनाव में तो इनकी पोल खुल गई है और बुरी कदर हारेंगे। ठीक है, डीके जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीके जोशी जी आपका। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई, उसके बाद अब सरकार ने जो तलब की है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि लगभग काम पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। उसको लेकर मैं जानकारी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ सरकार की तरफ से पेश किया गया। नमस्कार आपके सभी
दर्शकों को और थोड़ा विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोर्ट की प्रक्रियाओं में व्यस्त होने के कारण लेट से ज्वाइन हो पाया हूँ। जहाँ तक सवाल है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस पर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश है वो यही है कि जो कि संवैधानिक बाध्यता है राज्य सरकारों की या इलेक्शन कमीशन की कि जो भी 5 साल का टर्म है उसके भीतर जो नेक्स्ट बोर्ड गठित होना है उस समय तक आपने जो भी तैयारियां करनी है आप की तैयारी करेंगे। यानी अगर आपको चुनाव कराने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगते हैं तो जो अभी यहाँ जो लोकल बॉडीज का उत्तराखंड में इलेक्शन जो बोर्ड गठित होना था वो 2 दिसंबर को होना था, 2 दिसंबर 2023 को होना था। अर्थात संवैधानिक बाध्यता थी कि आप 2 दिसंबर 2023 से पहले मतलब 23 कम से कम 2 दिसंबर को तो आप बोर्ड गठित कर देते चुनाव संपन्न कराने के बाद। तो ये संविधान में चलिए थोड़ा सा एक इनको स्कोप दिया था कि यदि ऐसी कोई आपदा जो मतलब गॉड एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं इसको, जैसे कोई दैवी आपदा आ जाती है या कभी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है कि वहां पर एक जन सामान्य मतलब वो सामान्य रूप से नहीं चल सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप प्रशासक बैठा सकते और वो प्रशासक आप 10/4 जो हमारा म्युनिसिपैलिटी एक्ट है जो उत्तराखंड में भी लागू होता है उसके सेक्शन 10A का खंड 4 में ये व्यवस्था है कि इनकेस मतलब जो ये मैंने जो बताई कंटिंजेंसी ये तो है ही नहीं उत्तराखंड में अभी फिलहाल वर्तमान में तो ये थी नहीं। चलिए वो भी अगर आपने कर दिया तो आप 6 महीने का कार्यकाल मतलब उसका टेन्योर जो है वो आप 1 दिसंबर से इन्होंने शुरू किया 30 नवंबर 2023 के शासनादेश से इन्होंने प्रशासक बैठा दिए उत्तराखंड में जो 2 दिसंबर 2023 से वो शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेशों तक, जबकि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता था कि अगले आदेशों तक, जबकि ये कह सकते थे आप कि 6 महीने तक। हाँ, ठीक है। तो अब वो 6 महीना पूरा होता है 2 जून को। ठीक है। हालांकि वो जो नोटिफिकेशन है 30 नवंबर का है तो 30 मई को या 31 मई को पूरा हो जाता है। तो ऐसे अगर आप पिछले साल का भी आप नोटिफिकेशन देखें तो इन्होंने 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर 2018 में इलेक्शन करवाए, यानी 1 महीना इनको लगा। अर्थात उस हिसाब से अब आप 6 महीने और जोड़ लीजिए, 20 अक्टूबर से 6 महीने और जोड़ दीजिए तो एटलीस्ट आपको एक मतलब ये 2 जून तक बोर्ड गठन करने के लिए जो बाध्यता है और आपने खुद हाई कोर्ट में जो हमारे लर्नड एडवोकेट जनरल है उनके माध्यम से जो कि हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के सर्वोच्च लीगल ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से यह स्टेटमेंट आया कि हम 6 महीने के भीतर चुनाव कराएंगे, प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने के भीतर कराएंगे। अभी चूंकि फिर वो पिछले हफ्ते वो पेंडिंग रखी हुई थी, हम चाहते थे कि ये ऐसा ना हो कि रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो और ये फिर भूल जाए बातों को, क्योंकि ये भूलना, हालांकि मैं लीगल फैटर्निटी से हूँ लेकिन जनता के दर्द को भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की ये अब सरकारों की आदत जैसी होगी कि वो भूल जाते हैं, तो भूल न जाए इसलिए अप्रैल में रखा था। तो अभी पिछले हफ्ते इन्होंने फिर कहा है कि हम ये प्रक्रिया चल रही है और हम तय समय पर का अर्थ वही है कि 2 जून तक आपका बोर्ड का गठन हो जाना है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय ने वो याचिका को फिलहाल क्लोज किया है। ठीक है। विशाल गुप्ता जी, जैसा कि अभी आप पर डीके जोशी ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से सारा डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया और ये भी कि आपने जब प्रशासक बैठाए तो आपने अगले आदेश तक के लिए प्रशासक बैठा दिए और 2 जून तक आप कैसे चुनाव करवा पाएंगे, ये मंशा नहीं है आपकी, इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि सरकार ने कोई प्रिंसिपल संवैधानिक प्रक्रिया का अभी
वकील साहब ने सीधे सीधे हर चीज के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है, बताया है कि 2 जून तक चुनाव कराने और सरकार इसमें वचनबद्ध है। विपक्ष क्या आरोप लगाता है, विपक्ष की चिंता नहीं करनी कि क्या कह रहा है वो। सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चलेगी, अपनी मर्जी नहीं चलाएगी हर जगह। संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब डेट लाइन जो आ रही है 2 जून, उसके अंदर अंदर चुनाव सरकार कराएगी, ये संकल्प है सरकार का, वचनबद्ध है। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितना काम बाकी है या जितने का हवाला दिया गया है, आपको लगता है कि 2 जून तक ये संभव हो पाएगा या ये अभी एक्सटेंड करेंगे इसे जून एंड तक या उसके बाद? यदि सरकार चाहे तो वो 2 जून से पहले चुनाव करा सकती है, क्योंकि ये अभी अप्रैल चल रहा है और मई पूरा है बाकी, और बहुत ज्यादा टाइम। देखिए, निकाय चुनाव में इतना होता है कि वो बैलेट से होंगे, बड़े निकाय जो होंगे वो ईवीएम से होंगे और छोटे निकाय बैलेट से होंगे, तो इस तरह का होता है। तो कोई सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह इच्छा शक्ति प्रकट करती है। हालांकि 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आना है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो 2 जून तक वो करवा सकती है अगर इच्छा शक्ति हो तो, वरना सरकार कोशिश ये करती है कि अगर कोई बड़ा रिजल्ट सामने आना है तो उस रिजल्ट का, परिणाम का असर यहाँ के चुनाव में भी पड़े। ये कहने के लिए हो जाए कि हमने इतनी सीटें जीत ली है इस चुनाव में, या इतनी जो हारने वाले हैं उन्होंने इतनी हार ली है, तो ये भी कहने के लिए हो जाता है, एक माहौल बनता है। लेकिन अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो निश्चित तौर पर करवा सकती है। ठीक है। एक चीज और मुझे जानकारी के लिए और ऐड करना था जी, वो ये है कि जो संवैधानिक पीठ, मतलब जो संविधान का फैसला है, हमारे संविधान पीठ का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कृष्ण सिंह तोमर में, तो उसमें स्पष्ट 2 बातें जो मैं जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आप ये आरक्षण या इसका सर्वे के बहाने या जनसंख्या सर्वे के बहाने आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। उस डेट तक जो आपके पास तैयार वोटर है, रोस्टर है, उसी के अनुसार आप इलेक्शन करेंगे, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें स्टेट कमीशन को इन पंचायतों के मामले में स्टेट जो मतलब इलेक्शन कमीशन है, यानी चुनाव आयोग है राज्य का, उसकी उतनी ही शक्तियां बराबर हैं जो केंद्रीय चुनाव आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग है। तो इसलिए ये 2 बहाने नहीं चलेंगे, संविधान कानूनी तौर से 2 बहाने नहीं चलेंगे कि साहब अभी हमने जो है ओबीसी का ये सर्वे पूरा नहीं किया है, या दूसरा अभी तो सेंटर में इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए हमें उनसे परमिशन लेने की जरूरत होगी। कम से कम ये मैंने जानकारी के लिए बीच में आपको बताया। आशीष जी, फटाफट आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद शांति प्रसाद जी आपका भी। देखिए आशीष जी फटाफट, लेकिन अपनी बात को पूरा करें। राज्य के हित के लिए चुनाव टाइम पर होने चाहिए, किसी तरीके की बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। जीत और हार तो 2 पहलू है, एक जीतेगा एक हारेगा, इससे क्या डरना। जो इलेक्शन में जाएगा उसको तो डर ही नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रहे, अगर उन्होंने काम किया होगा तो जरूर जीतेंगे, और आपने अगर नगर निगम में घोटाले जरूर मिलेगा। बस इतना ही कहना। ठीक है, शांति प्रसाद जी फटाफट आपका भी रिएक्शन चाहूंगे मैं इस पर। देखो यशी जी, बात बड़ी विधिक तरीके से विद्वान वकील डीके जोशी जी ने खोल के बता दिया कि सरकार हिला हवाली इधर उधर की बात ना करे। संविधान में बड़ा क्लियर है कि जो चीज तुम्हारी तैयार है उसी के तहत तय समय पर अपने चुनाव कराएं। मगर दुर्भाग्य की बात देखिए, सर्वोच्च पार्टी अपने आप को कहने वाली कभी ओबीसी आरक्षण का बहाना बनाती है, कभी चुनाव आयोग का बहाना बनाकर विद्वान वकील ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नंगा करके खोल दिया है कि ये केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। अब ये नहीं चलेगा और इसके गंभीर परिणाम इन्हें निकाय चुनाव में भुगतने पड़ेंगे, ये बुरी कदर आ रहेंगे। ठीक है, विशाल जी आपका भी रिएक्शन। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 2 जून से पहले सरकार चुनाव कराएगी। विशाल जी, लेकिन एक चीज और, जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि आप 2 जून तक करा नहीं पाएंगे क्योंकि मंशा नहीं है आपकी, और जिस तरीके से घोटालों का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है आपने, आपके मेयर चाउमीन बेचकर अमीर हो गए, इन सब आरोपों का भी सामना करना है अभी आपको। उन्होंने ये नहीं कहा कि मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता अभियान की रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाली नगर निगम
भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। मानव श्रृंखला बनाकर ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चला रहा था। ये बात उन्होंने नहीं बताई, कमियां बताई। कमियों का जवाब हम चुनाव में देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव को लेकर, जहां लंबे समय से विपक्ष सरकार को घेर रहा था, तो वहीं अब सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि 2 जून से पहले ही निकाय चुनाव उत्तराखंड में होंगे। देवभूमि के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।